हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवलदे भारती। ग्लैडियोलस कल्टीवेशन में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ग्लैडियोलस का जनरल इंट्रोडक्शन, उसकी इम्पॉर्टेंस, क्लासिफिकेशन और वैरायटीज़ को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग ग्लैडियोलस की कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को डिस्कस करेंगे कि किस तरह की सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे ग्लैडियोलस को प्रोपोगेट किया जाता है और किस तरह से ग्लैडियोलस की प्लांटिंग की जाती है। तो इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो है पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि ग्लैडियोलस बहुत ही इंपॉर्टेंट कट फ्लावर क्रॉप है, जिस मतलब कट फ्लावर के तौर पे भी यूज़ होता है और एज अ जो है लैंडस्केप में भी प्लांटिंग के लिए जो है ये बेडिंग पर्पस से और जो है बुके बेडिंग पर्पस से या बॉर्डर्स वगैरह में प्लांट करने के लिए ये यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं ग्लैडियोलस का कल्टीवेशन। ग्लैडियोलस के कल्टीवेशन के लिए सबसे पहले हमको इसकी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट को हम लोग डिस्कस करते हैं, किस तरह की क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट ग्लैडियोलस के लिए सूटेबल रहेगी। तो ग्लैडियोलस का अगर सेंटर ऑफ ओरिजिन देखें तो ये ट्रॉपिकल रीजन का प्लांट है ना, मतलब जहाँ साउथ अफ्रीका का ट्रॉपिकल वाले पार्ट में ये ओरिजिनेट हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट होगी वो ट्रॉपिकल कंडीशन टाइप्स होंगी। तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है ग्लैडियोलस की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वो 10 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है। बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रोथ जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर जाती है, रुक जाती है। तो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है और बहुत ज़्यादा जो है हाई टेम्परेचर भी इसके लिए रिक्वायरमेंट इसकी मतलब इसके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी होता है तो भी इन्फ्लोरेसेंस पर जो है वो असर पड़ता है। बाकी 10 to 25 डिग्री टेम्परेचर का जो रेंज है, इस बीच में सनलाइट उसको सफिशिएंट मिलनी चाहिए, नहीं फुल एक्सपोजर चाहिए, शेडी लोकेशन नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज वेजिटेटिव ग्रोथ तो होगी पर पौधा जो है फ्लावरिंग स्टेज में नहीं जा पाएगा, यानी उसमें फ्लावर प्रोडक्शन नहीं होगा, स्पाइक्स का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो फुल एक्सपोजर जो है सनलाइट के लिए होना चाहिए। ये एक लॉन्ग डे प्लांट है, यानी लॉन्ग डे कंडीशन इसको चाहिए, अबाउट 12 to 14 आवर फोटो पीरियड जो है इसको चाहिए, ताकि तो लॉन्ग डे कंडीशन रहेगी तो जो स्पाइक है इसकी या इन्फ्लोरेसेंस है उसमें नंबर ऑफ फ्लोरेट्स जो है वो बढ़ जाते हैं और फ्लावरिंग का परसेंटेज भी बढ़ता है। लो लाइट इंटेंसिटी, यानी लाइट की इंटेंसिटी अगर कम होगी तो फ्लावरिंग जो है वो फेल हो जाएगी। साथ ही एक बल्बस प्लांट है, इसमें अंडरग्राउंड स्टेम पाया जाता है कॉर्म के तौर पर। तो अगर ऐसे कॉर्म का इस्तेमाल किया जाए प्लांटिंग के लिए जो कि 3 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर रहे हों, मतलब जिनको स्टोर किया गया रहा हो 3 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो बेटर ग्रोथ और डेवलपमेंट देते हैं पौधे को और फ्लावर प्रोडक्शन भी उन कॉर्म से जो प्लांट प्रोड्यूस होते हैं उनमें फ्लावर प्रोडक्शन भी अच्छा होता है ना। तो कॉर्म की स्टोरेज कंडीशन भी मतलब बहुत ज़्यादा ये भी इफ़ेक्ट डालता है कि पौधे का ग्रोथ कैसा होगा और उसमें फ्लावरिंग कैसे होगी। सॉइल कंडीशन की अगर बात की जाए तो ग्लैडियोलस जो है वाइड वैरायटी ऑफ सॉइल में ग्रो हो जाता है। सैंडी लोम से लेके स्लाइटली एसिडिक सॉइल इसके लिए जो है सूटेबल है, 6 to 7 pH रेंज की। प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी देखिए बल्बस क्रॉप होती हैं जिनमें अंडरग्राउंड पार्ट, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम या रूट पाया जाता है, वहाँ पर वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज जो मॉडिफाइड पार्ट्स हैं स्टेम या रूट, उनमें रॉटिंग हो जाती है। तो ग्लैडियोलस का प्लांटेशन हमें ऐसी ही जगह करना है, ऐसी सॉइल में जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो अच्छी हो लेकिन वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम ना हो। तो वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ सॉइल में सफिशिएंट ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। सफिशिएंट ऑर्गेनिक मैटर होने से न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी तो बढ़ती है, साथ ही सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव होता है और जो है एरेशन और पोरोसिटी भी बढ़ती है। अब चलिए देखते हैं प्रोपोगेशन कैसे करते हैं ग्लैडियोलस का। तो ग्लैडियोलस को दो तरह से प्रोपोगेट कर सकते हैं, सेक्सुअली भी कर सकते हैं और एसेक्सुअली भी कर सकते हैं। सेक्सुअली करते हैं तो थ्रू सीड करते हैं और एसेक्सुअली अगर हम इसे प्रोपोगेट करते हैं तो वो इसके मॉडिफाइड अंडरग्राउंड पार्ट से करते हैं, जिसको कॉर्म बोलते हैं और कॉर्मेल्स बोलते हैं, और या फिर टिश्यू कल्चर के थ्रू।
चलिए देखते हैं पहले सीड से प्रोपोगेशन यानी सेक्सुअल मेथड से प्रोपोगेशन। सेक्सुअल मेथड से प्रोपोगेशन हम कमर्शियली नहीं करते, यानी व्यावसायिक स्तर पर अगर आपको ग्लैडियोलस की खेती करनी है तो आप जो है इसको बीज से इसका प्रोपोगेशन नहीं करेंगे। हम बीज से प्रोपोगेशन तभी करते हैं ग्लैडियोलस में जब हमें कोई नई वैरायटी इवॉल्व करनी है, कोई हाइब्रिड वैरायटी प्रोड्यूस करनी है, तब हम दो डिफरेंट पेरेंट को क्रॉस कराते हैं और उस क्रॉस से जो उनमें सीड फॉर्मेशन होता है उससे एक नया कल्टीवर इवॉल्व होता है, तो तभी हम सीड से प्रोपोगेट करते हैं। अदरवाइज़ अगर हम व्यावसायिक स्तर पे ग्लैडियोलस की खेती करेंगे तो हम इसको वेजिटेटिव मेथड से ही प्रोपोगेट करेंगे। सीड्स को जो है फ्लावरिंग पीरियड ओवर होने के 4 से 5 हफ्ते बाद फ्लावर्स में जो कैप्सूल फॉर्म होता है, इसके फ्रूट को कैप्सूल बोलते हैं, यानी फ्लावरिंग पीरियड ओवर होने के 4 से 5 हफ्ते बाद जो कैप्सूल फॉर्म होता है वो जो है ब्राउन कलर का जब हो जाए तब हम उस कैप्सूल को हार्वेस्ट कर लेते हैं और उसमें से सीड को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना। तो सीड की जो हार्वेस्टिंग का टाइम है वो हिल्स में अगस्त सितंबर है और प्लेन्स एरिया में जो मैदानी भाग हैं जैसे नॉर्थ इंडिया का, वहाँ पे जनवरी से मार्च तक सीड का जो है हम हार्वेस्टिंग करते हैं। अगर हम सीड से ग्लैडियोलस को प्रोपोगेट करेंगे तो सीड लगभग 3 साल ले लेगा। सीड को मतलब 3 साल तक हम उसको 3 साल का टाइम पीरियड लग जाएगा कॉर्म डेवलप करने में, है ना। जो ग्लैडियोलस का जो स्टेम है वो डेवलप होने में, मतलब ग्लैडियोलस का जो कॉर्म है वो डेवलप होने में ही 3 साल लग जाएगा और फिर कहीं जाके उस कॉर्म से हम फ्लावर प्रोडक्शन हमें मिलता है। मतलब 3 साल के बाद फिर उस कॉर्म से जब हम पौधे को प्रोपोगेट करते हैं तब उसमें फ्लावरिंग होती है। तो सीड्स से प्रोपोगेशन सिर्फ हम तभी करते हैं जब हमें कोई नया कल्टीवर इवॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है एसेक्सुअल मेथड या वेजिटेटिव मेथड। ये कमर्शियल यूज़ होने वाला मेथड है जो है ग्लैडियोलस को प्रोपोगेट करने के लिए। तो एसेक्सुअल मेथड में जो प्लांट पार्ट है जिससे हम प्रोपोगेट करते हैं वो है कॉर्म, है ना। कमर्शियली इसी को हम यूज़ करते हैं। तो प्रोपोगेशन ऑफ ग्लैडियोलस थ्रू कॉर्म इज़ ए कमर्शियली यूज्ड मेथड। A single corm produces on an average of 1 to 3 flowers along with daughter corm, ठीक है ना। एक सिंगल कॉर्म अगर हम प्लांट करते हैं तो उससे हमें लगभग 1 से 3 स्पाइक्स मिलती हैं। एक भी मिलती हैं या 2 या मैक्सिमम 3 फ्लावरिंग स्टॉक या स्पाइक्स हम हार्वेस्ट करते हैं। साथ ही साथ फ्लावरिंग पीरियड जब ओवर हो जाता है तो उस कॉर्म से हमें फर्दर डॉटर कॉर्म्स जो है मिलती हैं जिसको कि हम कलेक्ट करते हैं और हम अगले सीज़न में उनको फिर प्लांट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो नॉर्थ अमेरिकन ग्लैडियोलस काउंसिल है उन्होंने कॉर्म्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है कि किस कैटेगरी के कॉर्म जो है प्लांटिंग के लिए सूटेबल है। तो अगर आप इस टेबल में देखें तो देखिए लार्ज साइज़, मीडियम साइज़ और स्मॉल साइज़ के कॉर्म्स पाए जाते हैं। जो लार्ज साइज़ के कॉर्म हैं उनमें 2 कैटेगरी है, एक जंबो कॉर्म है और दूसरा नंबर 1 कॉर्म। जंबो कॉर्म हम उसको कहते हैं जब कॉर्म का साइज़ जो है 5.1 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बड़ा हो, डायमीटर जो कॉर्म का हो वो 5.1 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा हो, तो वो जंबो कैटेगरी का कॉर्म है। नंबर 1 कॉर्म हम उसे कहते हैं जो 5.1 to 3.8 सेंटीमीटर की डायमीटर का हो, है ना। आप कॉर्म की इमेज देख लीजिए, ये देखिए, ये फर्स्ट वाली जो इमेज है ये कॉर्म है और ये सेकंड वाली में भी आप देखिए एक सिंगल कॉर्म बड़ा सा आपको दिख रहा होगा। और साथ ही साथ ये देखिए छोटे छोटे इसी कॉर्म के बेस से जो अटैच हैं राउंड से स्ट्रक्चर, ये इनको हम कॉर्मेल्स बोलते हैं। ये जो कहलाती हैं ये कॉर्मेल्स कहलाती हैं। बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं, 40 to 50 आपको देखने को मिलेंगे, जो कि इसी मेन जो मदर कॉर्म है इसी के जो है बेस से जो है इवॉल्व होते हैं, है ना। तो ये कॉर्म है, ये जो है ये आपको ये भी कॉर्म है और ये कॉर्म है और ये जो ये छोटे छोटे से कॉर्म टाइप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये कॉर्मेल कहलाता है।
है ना। तो ये देखिए, ये इतने छोटे छोटे आपको अनियन जैसे दिख रहे होंगे, राउंड राउंड शेप के, यही ग्लैडियोलस का स्टेम है जो कि कवर रहता है ड्राई पेपरी मेम्ब्रेन से। ऊपर जो है ड्राई स्केल लीव्स होती हैं इसी कॉर्म के ऊपर, जो सूख जाती हैं, पेपर लाइक बन जाती हैं इस कॉर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। तो ये ग्लैडियोलस का कॉर्म है। तो ये साइज़ के बेसिस पे बोल रहा है कि जंबो साइज़ का कॉर्म जो है वो 5.1 सेंटीमीटर से बड़ा होगा, नंबर 1 जो होगा वो 5.1 टू 3.8 सेंटीमीटर का होगा। तो ये लार्ज साइज़ के कॉर्म की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मीडियम साइज़ जो है कॉर्म है, जिसमें कि जो है नंबर 2 और नंबर 3 दो कैटेगरी के कॉर्म होते हैं। जैसे कि उसके बाद मीडियम साइज़ के जो कॉर्म है उसमें नंबर 2 कैटेगरी का कॉर्म आता है, जो वो 3.2 टू 3.8 सेंटीमीटर के बीच का होता है डायमीटर। नंबर 3 हम बोलते हैं जब 2.5 से 3.2 सेंटीमीटर के बीच का कॉर्म का साइज़ हो। तो ये जो लार्ज और मीडियम साइज़ का जो कॉर्म है यही बेस्ट माना जाता है अगर आपको कट फ्लावर का प्रोडक्शन लेना है ग्लैडियोलस में, है ना। तो इतने से 3.2 टू 5.1 सेंटीमीटर की रेंज में जो कॉर्म का साइज़ होना चाहिए लार्ज और मीडियम का। बाकी इससे छोटे जो साइज़ के कॉर्म होते हैं, मतलब स्मॉल साइज़ के, जो कि इसमें भी दो कैटेगरी है, नंबर 4 नंबर 5, मतलब 1.9 टू 2.5 सेंटीमीटर, और नंबर 5 मतलब 1.3 टू 1. जो है 9 सेंटीमीटर, इसके जो है रेंज में आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये बहुत छोटे साइज़ के कॉर्म होते हैं, और इस साइज़ के कॉर्म को अगर आप प्लांट करेंगे तो वेजिटेटिव तो ग्रोथ होगी, लेकिन जो है फ्लावर प्रोडक्शन उसमें नहीं आता, क्योंकि ये इमैच्योर कॉर्म्स हैं, बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं, है ना। इन कॉर्म्स को हमें जो है प्लांट करते हैं तो हमें नेक्स्ट ईयर में मतलब जो है थोड़े से मीडियम साइज़ के कॉर्म मिलते हैं। तो जब स्मॉल साइज़ के कॉर्म को प्लांट करेंगे और नेक्स्ट ईयर फिर हमें इसी कॉर्म से मीडियम साइज़ के कॉर्म मिलते हैं, फिर उस कॉर्म को हम जब नेक्स्ट ईयर जो है हम प्लांटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए देखिए इसमें लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि स्मॉल साइज़ के जो कॉर्म हैं उनका यूज़ किया जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग फ्लावर ग्रेड कॉर्म, मतलब लार्ज या मीडियम साइज़ के जो फ्लावर ग्रेड के कॉर्म हैं उनके प्रोडक्शन के लिए इनको हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो है वेजिटेटिव मेथड है या एसेक्सुअल मेथड है प्रोपोगेशन का, वो है थ्रू कॉर्मेल। मैंने इमेज दिखाया था, ये देखिए ये कॉर्मेल्स हैं, ये वाइट कलर्स के, जो कि वाइट कलर्स के जो कि मदर कॉर्म्स से जो है वो जो अटैच्ड हैं, है ना। तो इनको कॉर्मेल बोलते हैं। कॉर्मेल्स आर प्रोड्यूस्ड बिटवीन मदर एंड डॉटर कॉर्म इन क्लस्टर ऑन शॉर्ट स्टोलन। स्टोलन क्या है? स्टोलन भी एक तरह का मॉडिफाइड स्टेम है, जैसे आप आलू में देखते हैं। आलू में अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो तो आलू का जो जब अंडरग्राउंड जब आप आलू जब खोदते हैं तो आप देखते होंगे कि आलू जो है एक जो है एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर से पोटैटो अटैच रहती है ना। तो वो जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर से अटैच रहती है उसी को स्टोलन बोलते हैं। तो उसी तरह ये कॉर्मेल भी जो है, ये देखिए हर कॉर्मेल जो है एक शॉर्ट पेडिसिल या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर से जो है अटैच है, तो इसी को जो है स्टोलन बोलते हैं। तो कॉर्मेल जो है वो मदर और डॉटर कॉर्म के बीच में गुच्छे में क्लस्टर में जो है प्रोड्यूस होती है छोटे छोटे स्टोलन्स पर। कॉर्मेल फ्रॉम कॉर्म्स आर यूज्ड एज प्लांटिंग मटेरियल, है ना। इसको जो है इसको भी प्लांटिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो 1 से 2.5 सेंटीमीटर का जो कॉर्मेल है उसको हम लेंगे कॉर्म प्रोडक्शन के लिए। देखिए कॉर्मेल से हमें डायरेक्ट जो है ऐसा प्लांट हम या कॉर्मेल से डायरेक्ट हम कमर्शियल फ्लावर प्रोडक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि कॉर्मेल का साइज़ बहुत छोटा है। तो कॉर्मेल को पहले हमें कॉर्म के साइज़ में ग्रो करना होता है 1 से 2 साल, फिर उस कॉर्म से हम फ्लावर प्रोडक्शन जो है उसकी प्लांटिंग करके हम ले सकते हैं। तो 1 से 2.5 मीटर का जो ये कॉर्मेल्स हैं इनको हम यूज़ करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी कॉर्म। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ग्लैडियोलस थ्रू कॉर्मेल्स इज़ एन इनएक्सपेंसिव और रैपिड मेथड है। अगर ग्लैडियोलस को कॉर्मेल से मल्टीप्लाई करना है या प्रोपोगेट करना है तो ये बिल्कुल खर्चीला नहीं है, क्योंकि कॉर्मेल्स
जो है इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा भी नहीं होती है, क्योंकि ये स्मॉल साइज़ के होते हैं। इनको जो है फ्लावर ग्रेड कॉर्म में मतलब ग्रो करने के लिए 2 से 3 साल का समय लग जाता है ना। तो इसीलिए ये टाइम टेकिंग है, खर्चीला नहीं है ना, और रैपिड है, जिससे कि हम कॉर्मेल्स की मदद से हम 1 या 2 साल में हम अच्छी खासी क्वांटिटी में कॉर्म का प्रोडक्शन कर सकते हैं कम खर्च में। तो कॉर्मेल भी एक तरीका है, लेकिन ये तब सही है कॉर्मेल से प्रोपोगेट करना जब आपको तुरंत ही फ्लावर प्रोडक्शन नहीं चाहिए। तो आप धीरे से आप आराम से कॉर्मेल को सोइंग करिए, उसका प्लांटिंग करिए, फिर उस कॉर्मेल से कॉर्म का प्रोडक्शन होगा और फिर कॉर्म से आप फ्लावर का प्रोडक्शन लेंगे। साथ ही कॉर्मेल से प्रोपोगेट करने का ये भी फ़ायदा है कि कॉर्मेल में जो अगर प्लांट में किसी तरह का डिज़ीज़ है, वायरल डिज़ीज़ है पेरेंट कॉर्म में, तो जो पेरेंट कॉर्म से डॉटर कॉर्म में तो वो डिज़ीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है। डॉटर कॉर्म मतलब कि जो मदर कॉर्म है उससे जो नया कॉर्म प्रोड्यूस होता है लार्ज साइज़ का, हर साल प्रोड्यूस होता है, तो उसमें तो वो डिज़ीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है। पर ये जो छोटे छोटे कॉर्मेल हैं, मदर और डॉटर कॉर्म के बीच में जो कॉर्मेल्स होती हैं, उनमें वायरल इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट नहीं होता है। तो इसलिए आप एक डिजीज़्ड प्लांट से डिजीज़्ड फ्री कॉर्मेल का प्रोडक्शन ले सकते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है लैंड प्रिपरेशन। अब आपने देख लिया कि प्रोपोगेट जो हम करेंगे वो हम इसी कॉर्म की मदद से करते हैं, कॉर्म या कॉर्मेल से। अब अगर हमें इन कॉर्म या कॉर्मेल को प्लांट करना है फील्ड में ग्लैडियोलस कल्टीवेशन के लिए, तो हम लैंड कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो जो लैंड हम प्रिपेयर करेंगे, लैंड की प्रिपरेशन वही है, प्रॉपर प्लॉइंग करेंगे, और लैंड की प्रिपरेशन हम जो है 1 या 2 मंथ बिफोर स्टार्ट कर देंगे, ताकि लैंड में किसी भी सॉइल में किसी भी तरह का पैथोजन हो, इंसेक्ट हो, वो पूरी तरह से सोलराइज होकर के डेड हो जाए, सॉइल अच्छे से सोलराइज हो जाए, है ना। उसके बाद हम प्रॉपर प्लॉइंग और लेवलिंग करके लैंड को जो है, पूरी जो लैंड है उसको डिवाइड करेंगे क्यारियों में, अलग अलग साइज़ की बेड बनाएंगे। तो जो क्यारियों का जो साइज़ होगा वो वही रेक्टेंगुलर शेप प्रिफर मतलब बेहतर माना जाता है ना। रेक्टेंगुलर शेप की जो क्यारियाँ होंगी, वो डिपेंड करता है कि आपको इरिगेशन कैसे करना है ना। फ्लैट बेड भी बना सकते हैं, मतलब रेक्टेंगुलर शेप का, या रेक्टेंगुलर शेप का बेड बनाने के बाद फिर उसमें रिज या फरो प्लांटेशन भी करते हैं। फ्लैट प्लांटेशन और रिज फरो दोनों तरह से प्लांटेशन किया जाता है। तो जो क्यारियों का साइज़ होगा वो 6 × 2 मीटर, यानी 6 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी। फर्स्ट जो प्लॉइंग करेंगे 30 सेंटीमीटर जो है गहरी करेंगे। प्लांटिंग के 2 महीना पहले हम ज़मीन को, मतलब लैंड को अच्छे से हम उसकी जुताई कर लेंगे, फिर उसको 2 महीने यानी 1 महीने 1.5 महीने के लिए उसको छोड़ देंगे सोलराइज होने के लिए। फिर उसके बाद दोबारा जुताई करेंगे और उसको रोलिंग करेंगे, लेवलिंग करेंगे, ताकि सॉइल एकदम से जो है फाइन टिल्थ हो जाए, और जो भी वीड्स या स्टबल्स वगैरह हैं उसको हम रिमूव करेंगे, है ना। अगर आप इस इमेज में देखें तो देखिए ये इस तरह से ये एक जो है बेड तैयार की गई है। उसके बाद ये फ्लैट बेड जिसको प्रॉपर जो है प्लॉइंग की गई है सॉइल की, उसके बाद लेवल किया गया है, और फिर ये रिज और फरो मेथड से इसमें जो है प्लांटेशन किया जा रहा है ना। तो इस तरह से जो है हम लैंड प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद टाइम ऑफ प्लांटिंग जो होगा, किस टाइम पर कॉर्म को प्लांट करते हैं, तो अलग अलग रीजन में अलग अलग है। जैसे नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स में जो है अक्टूबर फर्स्ट फोर्टनाइट, यानी जो अक्टूबर महीने का जो शुरुआत के 15 दिन होते हैं, यानी फर्स्ट फोर्टनाइट होते हैं, वो बेस्ट टाइम माना जाता है ग्लैडियोलस के प्लांटिंग के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे सारे के सारे फ्लावर्स इकट्ठे ना तैयार हो जाएं, तो हम स्टैगर्ड प्लांटिंग करते हैं, है ना। यानी 10-10, 15-15 दिन के इंटरवल पर हम थोड़ा थोड़ा कॉर्न प्लांट करते हैं, जिससे जो है हमें लंबे पीरियड तक हम कॉन्टीन्यूअस सप्लाई मार्केट में ग्लैडियोलस की स्पाइक्स की कर सकें, मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग। और जो टेम्परेट क्लाइमेट है पहाड़ी इलाकों पर, वहाँ पर कॉर्न को हम विंटर पीरियड ओवर हो जाने की बात करते हैं, क्योंकि विंटर्स में वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, 10 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर सूटेबल नहीं है, हम लोगों ने क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट में देखा है ना। तो वहाँ पर प्लांटिंग टाइम है मार्च अप्रैल, जब मतलब ठंड ओवर हो जाए, उसके बाद क्लाइमेट जो है थोड़ा सा वार्म हो जाए, क्योंकि पहाड़ी इलाकों पर मार्च अप्रैल में जो टेम्परेचर होता है, मार्च अप्रैल मई में, वो
वो टेम्परेचर जो है हमारे यहाँ मतलब नॉर्थ इंडिया में जब अक्टूबर नवंबर का जो टाइम होता है वैसा टेम्परेचर वहाँ पर मार्च अप्रैल में होता है, तो वो टाइम वहाँ पर बेस्ट माना जाता है। माइल्ड क्लाइमेट मतलब कि ट्रॉपिकल रीजन में यानी साउथ इंडिया के अगर क्लाइमेटिक रीजन की हम जैसे वहाँ पर बात करें तो वहाँ पर थ्रू आउट द ईयर हम ग्लैडियोलस का कल्टीवेशन कर सकते हैं, कभी भी प्लांट कर सकते हैं। अब प्लांटिंग कैसे कॉर्म्स की करेंगे, तो जो कॉर्म होंगे हमारे नॉन डॉर्मेंट कॉर्म को ही हमें प्लांट करना है। नॉन डॉर्मेंट मतलब वो कॉर्म, वो जब हम पिछले साल के जो कॉर्म्स होते हैं जब हम उनको हार्वेस्ट करते हैं तो वो डॉर्मेंसी में होते हैं, मतलब उनको आप बोएंगे तो वो उगते नहीं हैं, स्प्राउट नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही वो उनकी डॉर्मेंसी पीरियड ओवर हो जाती है यानी अक्टूबर का टाइम आता है, आप देखेंगे कॉर्म में अपने आप रूट्स जो है प्रोड्यूस, रूटलेट्स निकलने लगती हैं और ऊपर टिप वाले पोर्शन पर शूट्स का प्रोडक्शन, ग्रीन ग्रीन कलर की लीव्स का प्रोडक्शन होने शुरू हो जाता है। तो समझ जाइए कि कॉर्म की डॉर्मेंसी ब्रेक हो चुकी है और सिर्फ उन्हीं कॉर्म्स को हमें सेलेक्ट करना है प्लांटिंग के लिए, है ना। तो हम कैसे पहचानेंगे, द इमर्जेंस ऑफ रूट बड्स एट द बेस ऑफ द कॉर्म, बेस से कॉर्म के बेस से जो है रूट्स प्रोड्यूस होने लगेंगी, है ना। और जो है जो टिप वाले पार्ट से यानी अपर पार्ट से जो है वो जो है शूट का प्रोडक्शन आपको थोड़ा थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन कलर्स का या वाइट कलर्स की जो है शूट आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। तो तब समझ जाइए कि कॉर्म हमारा प्लांटिंग के लिए रेडी है। प्लांटिंग से पहले कॉर्म को अच्छी तरह फंजीसाइड से ट्रीट कर लीजिए ताकि किसी तरह का कॉर्म में अगर फंगल या जो है इन्फेक्टेड कॉर्म है तो वो फंगस की ग्रोथ फर्दर ना होने पाए, है ना। और जो लोअर पोर्शन है कॉर्म का मतलब जो रूट वाला जहाँ से रूट प्रोड्यूस हो रही है उसको जो है नीचे की तरफ रखेंगे और टॉप वाले पोर्शन जहाँ पर प्लांट की बड जो है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान से देख करके हमें प्लांटिंग के दौरान हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कॉर्म हम उल्टा ना उसको जो मिट्टी में हम प्लेस करें तो वो उल्टा नहीं प्लेस करें। तो फ्लैट बेड में भी प्लांट कर सकते हैं और रिज या फरो मेथड से भी प्लांट कर सकते हैं। At planting time, the soil should contain sufficient moisture to facilitate uniform sprouting of corm, है ना। मिट्टी में सफिशिएंट मॉइस्चर होना चाहिए क्योंकि ये अच्छा नहीं माना जाता प्लांटिंग के बाद तुरंत सिंचाई करना। तो बेहतर हो कि सॉइल में इतना मॉइस्चर सफिशिएंट हो कि जब हमारा कॉर्म उतने ही मॉइस्चर में अच्छे से स्प्राउट कर जाए। और जो गहराई होनी चाहिए कॉर्म को प्लांट करने की तो वो कॉर्म के साइज़ पे डिपेंड करती है ना। तो जंबो या लार्ज साइज़ या मीडियम साइज़ के जैसे जो कॉर्म है तो उनको जो है हम 15 सेंटीमीटर गहराई में करेंगे और मीडियम साइज़ के हैं तो 7 सेंटीमीटर, है ना। तो इस तरह से हम जो है कॉर्म को इतनी गहराई में हम प्लांट करते हैं। और जो स्पेसिंग हम रखते हैं वो रो टू रो 30 सेंटीमीटर रखते हैं और प्लांट टू प्लांट 20 सेंटीमीटर रखते हैं। तो इस तरह से 1 हेक्टेयर में अगर आपको ग्लैडियोलस के कॉर्म प्लांट करने हैं तो आपको लगभग 1.5 लाख से 2 लाख कॉर्म आपके पास होने चाहिए 1 हेक्टेयर में प्लांट करने के लिए, है ना। तो ये जो है ग्लैडियोलस का देखिए प्लांटिंग मेथड है। रिज या फरो मेथड से ये प्लांटेशन किया जा रहा है। इसमें जो है रोप की मदद से लाइंस में जो है कॉर्म्स को प्लेस करके और उसके ऊपर जो है वो रिजेस बना दी जा रही हैं। तो इस तरह से हम जो है ग्लैडियोलस को प्लांट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस यानी प्लांटिंग के बाद किस तरह से फिर हम ग्लैडियोलस में जो है कौन कौन सी इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि कुछ जनरल प्रैक्टिसेस हैं जैसे वीडिंग है, इरिगेशन है, मैन्योरिंग है, उनको डिस्कस करेंगे और स्पेशल कल्चरल प्रैक्टिसेस को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हार्वेस्टिंग टेक्निक्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।